नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के क्या क्या नियम जारी किए गए हैं, नए रूल क्या क्या है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ITR 1 फाइल कर रहे हैं, ITR 2, ITR 3, ITR 4, तो सीनियर सिटीजन है। और जो लोग सुपर सीनियर सिटीजन है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए क्या नए नियम दिए गए हैं, न्यू रूल क्या है 2025 में, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, एक जरूरी जानकारी। हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवानी है ITR 1, ITR 2, ITR 3 या फिर ITR 4, अगर आपका कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड है, या अगर आप बिजनेस करते हैं, या अगर आपकी पेंशन इनकम भी क्यों ना है, आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको GST नंबर लेना हो या GST की कोई भी फाइलिंग हो, GSTR 1 हो गया, 3B99C, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन लेना हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, OPC 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, LLP का रजिस्ट्रेशन लेना है, किसी भी कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उसकी भी सर्विसेज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी की फाइलिंग है, एनुअल फाइलिंग सर्विसेज है, तो वो भी आप ले सकते हैं। डायरेक्टर के दिन हो गए, और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पर, या फिर अगर आपको कंपनी रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो वो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप करके आपकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको लगता है कॉल करना, तो आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर हमने यहाँ पर दे दिए आपको। ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी आप हमें कर सकते हैं। तो ये सभी सर्विसेज है जो हमारी यहाँ पर अब स्टार्ट करी है हमने। तो इन सर्विसेज का बेनिफिट लीजिए, जिसके लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा नाम है CA पंकज जैन। तो हमने अपनी सर्विसेज स्टार्ट करी है, पूरा ये सारी सर्विसेज जो है वो अब हम आपको देने के लिए रेडी है। तो अब आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नए रूल क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले ये जानिए कौन है सीनियर सिटीजन और कौन होगा आपका सुपर सीनियर सिटीजन। तो हम डेफिनेशन जान लेते हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से क्या डेफिनेशन दी गई सीनियर सिटीजन की और सुपर सीनियर सिटीजन की। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सिर्फ रेसिडेंट हो सकता है। अगर आप NRI है तो उसे यहां पर जो है अलग स्लैब लगती है, जो है 2.5 लाख की स्लैब। तो ये होती है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और ये लिमिट सिर्फ रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 80 साल से कम होनी चाहिए। तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जिसको हम वेरी सीनियर सिटीजन भी कहते हैं। ये भी रेसिडेंट होने चाहिए। यहां पर आपकी जो टैक्स स्लैब होगी वो 5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक आपको माफ कर दिया जाता है। आपकी जो एज है वो 80 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक और कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी दी गई है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, यानी ये वो सीनियर सिटीजन है जो रेसिडेंट है, जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। यहां पर आपको फायदा मिलता है एग्जम्पशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है प्लस सेविंग के ब्याज की इनकम आ रही है और FD के ब्याज की अगर इनकम आ रही है, और ये सारी इनकम जो है वो एक ही बैंक के अंदर आ रही है, तो उस केस में आपको यहां पर फायदा दिया जाएगा, एग्जम्पशन दिया जाएगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की
रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 3 कैटेगरी के सीनियर सिटीजन दिए गए हैं। एक तो है नॉर्मल सीनियर सिटीजन, एक है सुपर सीनियर सिटीजन और तीसरा है हमारा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। आइए अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा टैक्स स्लैब यहां पर क्या दी गई है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम की। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख की स्लैब में आपको 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख की स्लैब पर 20% और 10 लाख से ज्यादा हुई तो उस केस में 30% टैक्स रेट आपको देना होगा। अब ध्यान रखिएगा यहां पर आपको रिबेट 87A का भी फायदा मिल जाता है। सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलेगा। अप टू 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 का टैक्स आपका माफ हो जाएगा। इसमें सरचार्ज आपको 10%, 15%, 25% और 37% तक भी लगेगा। ध्यान रखिएगा 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25 और 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 37% सरचार्ज लगेगा और साथ में 4% आपको सेस भी देना पड़ेगा। ये हमने बात करी है सीनियर सिटीजन की जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, 80 से कम है। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 से ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा अप टू 5 लाख तक आपका निल टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20%, 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट रहेगा। यहां पर आपको कोई भी रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी 5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स छूट दे दी गई है। हाँ, आपको सरचार्ज और सेस जो है वो यहां पर देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब के बारे में। तो न्यू टैक्स स्लैब आपके लिए क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो, 3 लाख तक आपके लिए निल रहेगी। यानी यहां पर अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख का फायदा मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको सिर्फ 3 लाख का ही फायदा मिलेगा। यानी 2 लाख तक की इनकम पर आपको एक्स्ट्रा 5% टैक्स देना पड़ सकता है। अब 3 लाख से 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो 5% टैक्स रेट लगेगा। 7 लाख से 10 लाख की आपकी इनकम है तो 10% और 10 से अगर 12 लाख की इनकम है तो 15%। 12 लाख से 15 लाख की इनकम है तो 20% और 15 लाख से ज्यादा हुई तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट लगेगा। ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी आपका असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो इसकी जो स्लैब है वो हमने यहां पर ली है। अब न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको 87A का रिबेट मिलता है। कितना मिलता है तो ध्यान रखिएगा 87A का रिबेट आपको 7 लाख तक की इनकम पर मिलता है। 25,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ हो जाता है अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होते हैं, तो यहां पर भी आपको रिबेट मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में सरचार्ज कितना लगता है तो ध्यान रखिएगा सरचार्ज आपको 10%, 15% और मैक्सिमम 25% लगेगा न्यू टैक्स रिजिम में। यहां पर आपको 37% जो है वो नहीं देखना है और इसी के साथ 4% आपको सेस भी देना पड़ सकता है। ये हम न्यू टैक्स रिजिम की बात करें कि सरचार्ज यहां पर 10%, 15%, 25% लगेगा। 37% की जो स्लैब है न्यू टैक्स रिजिम में नहीं रखी गई है सरचार्ज के लिए। सरचार्ज क्या होता है, जो भी आपका इनकम टैक्स होगा उस पर एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ता है, जो होता है आपका सरचार्ज। आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे जो है सोर्स ऑफ इनकम। तो यहां पर सोर्स ऑफ इनकम क्या है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहां पर आपकी एक्टिव सोर्स भी हो सकती है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। तो क्या क्या इनकम सीनियर सिटीजन कमा सकता है, सुपर सीनियर सिटीजन कमा सकता है जिस पर उसे टैक्स देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो है वो है पेंशन इनकम। तो अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको पेंशन इनकम होती है। पेंशन के अलावा कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, आपको ग्रेच्युटी मिलती है, सुपर एनुएशन फंड आपको मिलता है, वॉलंटरी फंड आपको मिलता है, कई सारे रिटायरमेंट बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। तो वो सारी आपकी इनकम होती है। कुछ एग्जम्पशन भी आपको इसमें अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज मिल सकता है। एफडी है तो एफडी का ब्याज आपको मिल सकता है। अगर आपका घर है जिसको आपने रेंटेड किया हुआ है और वहां पर आपको रेंट इनकम हो रही है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो भी आपकी इनकम होती है, चाहे आप रिटेल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं या फिर अगर आप ट्रेडर हैं। तो अगर आप बिजनेस है तो उसके इसमें आप ध्यान रखिएगा 44AD आप प्रिजेंटिव बेसिस पर टैक्स दिखा सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए होती है ITR 4। हम देखेंगे ITR फॉर्म कौन से आप पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वही होगा। प्रोफेशनल इनकम आपकी हो सकती है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, CA है,
CS हैं या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, तो जो भी आप प्रोफेशन में है तो वो आपकी इनकम जो होगी वो भी आपकी इनकम मानी जाती है। डिविडेंड अगर आपको रिसीव हुआ है, अगर आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है, म्यूचुअल फंड से किया है, इक्विटी शेयर से किया है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको ये F&O अगर आपको हुआ है तो ये भी सारी आ जाती है। इसके अलावा अगर आपने गिफ्ट रिसीव किया है रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से, हालांकि गिफ्ट रिलेटिव से रिसीव करते हैं तो ये होती है आपकी एग्जेम्प्ट इनकम, और अगर नॉन रिलेटिव से करते हैं तो उसके इसमें ध्यान रखेगा 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपने पूरे साल में रिसीव किया है, सभी नॉन रिलेटिव से, फ्रेंड से, किसी से भी किया है, तो वहां पर आपको टैक्सेबिलिटी आ जाती है। आपने प्रॉपर्टी बेची है तो गेन हुआ है, वो भी आपकी इनकम होती है। ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं उसकी इनकम होती है, वो भी आपकी इनकम मानी जाती है। ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, क्रिप्टो अगर आपने बेचा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचा है, ऑनलाइन आप सेलिंग करते हैं, ई कॉमर्स पर सेलिंग करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पर अगर आप बेचते हैं, सामान बेचते हैं, कुछ भी अगर आप बेच रहे हैं तो वो भी आपकी जो है वो इनकम, अगर उसमें से कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो आपकी इनकम आ जाती है, मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो जो ब्याज आपको मिलता है FD से, सेविंग से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, PPF में जो ब्याज मिलता है वो होता है आपके लिए एग्जेम्प्ट, लेकिन होती है आपकी इनकम ही है। NSE, RD, MIS है। तो यहां पर ये जितने भी हमने बताए ये सब आपके सोर्स ऑफ इनकम है। इन सोर्सेस से आपकी इनकम हो सकती है। अब इन सोर्सेस के बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। क्या ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल है, 2 कब एप्लीकेबल होगा, 3 कब होगा और 4 एप्लीकेबल कब होगा। तो ये 4 ITR फॉर्म जो है, जो नॉर्मली सीनियर सिटीजन और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उन पर एप्लीकेबल होता है। आइए जानते हैं कब ये 4 ITR फॉर्म आप पर एप्लीकेबल होंगे। ये आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट पे। तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन क्यों ना है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी 5 हेड ऑफ इनकम होती है। ये 5 ऑफ हेड ऑफ इनकम के बेसिस पर आपको आपका ITR फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना होता है। पहली होती है आपकी सैलरी इनकम, तो यहां पर सीनियर सिटीजन है तो नॉर्मली आपकी पेंशन इनकम होगी। दूसरी इनकम होगी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, यानी रेंटेड इनकम होती है, जो अगर कोई रेंट रिसीव कर रहा है तो रेंट इनकम हो गई। तीसरी हो गई आपकी बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से इनकम हो रही है। चौथी है आपकी कैपिटल गेन की इनकम, और लास्ट और 5वीं होगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से इनकम, यानी आपको सेविंग का ब्याज मिल गया, FD का ब्याज मिल गया, डिविडेंड मिल रहा है, ये सारी आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम में जाती है। अब आपको यहां पर ITR फॉर्म कैसे सिलेक्ट करना है, ये किस पर डिपेंड करेगा, आपकी हेड ऑफ इनकम पर। अब देख ले, मान लीजिए आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है तो उस केस में आप ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है तो ITR 1 आप फाइल करेंगे, उसके लिए ITR 2, 3, 4 आपको फाइल नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, जिसकी टोटल इनकम जो है वो लेस देन 50 लाख है। 50 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। टोटल इनकम अगर ITR 4 की बात करें तो यहां पर भी आपकी 50 लाख से कम है तो उस केस में ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आप ITR 2 फाइल करेंगे। और आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर तीनों में अगर आपकी नहीं आती है तो उस केस में ITR 3 आप फाइल करते हैं। तो हमने पहला देख लिया, अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। अगर आपकी रेंट इनकम है तो भी यहां पर आप ITR 1 जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो इस केस में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा बिजनेस वालों के लिए ITR 2 और ITR 4 रहती है। ITR 3 और ITR आपकी 4 रहती है बिजनेस पर्पस के लिए और प्रोफेशन के लिए। लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है, यहां पर आप 44 AD के लिए या फिर 44 ADA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITR 4 के अंदर अगर आप 44 AD में जाते हैं या प्रोफेशन है तो 44 ADA में जाते हैं, यानी आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना होता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप जाएंगे तो उस केस में आप ITR 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। ITR 3 के अंदर आप 44 AD में नहीं जा सकते, ना ही आप 44 ADA के अंदर जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप अगर बिजनेस है, प्रोफेशन में है तो प्रेजेंट बेसिस पर आप ITR 3 में नहीं जाएंगे। यहां पर आपको हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना हो या फिर ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है।
और अगर आप इसमें नहीं आते तो बिना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे भी आप यहां पर जो है बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं। तो ITR 3 जो है वो यहां पर आप बिजनेस प्रोफेशन में दिखा सकते हैं, नॉन ऑडिट वालों के लिए भी है। लेकिन अगर आप 4480 4480A में जाना चाहते हैं तो ITR 4 लगेगी आपको। अब ध्यान रखिएगा, बिजनेस के साथ आपकी अगर पेंशन और रेंट इनकम है तो उस केस में आप ITR 3 और ITR 4 में जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके कैपिटल गेन की इनकम है तो कैपिटल गेन की इनकम या तो ITR 3 में होगी या होगी आपकी ITR 2 में। या आपकी ITR 1 और ITR 4 के अंदर कैपिटल गेन की इनकम नहीं आती है, यानी इसके लिए आप ITR 4 ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। सिर्फ यहां पर एक नया जो चीज दी गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 रुपए तक आप दिखा सकते हैं। तो अगर आपको इक्विटी शेयर से, म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वह आप ITR 1 में भी दिखा सकते हैं, ITR 4 में भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन 1,25,000 से ज्यादा है तो ITR 2 ITR 3 आपके लिए रहेगा। अब आपकी कैपिटल गेन इनकम है, रेंट इनकम है, पेंशन इनकम है, ये तीन अगर आपकी इनकम है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आप यहां पर ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपकी पेंशन इनकम है प्लस आपकी सेविंग की ब्याज की इनकम है, FD के ब्याज की इनकम है, तो इस केस में आप ITR 2 फाइल करेंगे। लेकिन अगर आपके कैपिटल गेन, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी इनकम है तो उस केस में आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। और बिजनेस अगर आपका 44AD हुआ तो उस केस में आप ITR 4 में जा सकते हैं। यानी ये सारी इनकम आप ITR 3 ITR 4 में भी दिखा सकते हैं। लास्ट आ जाती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सिर्फ सिंगल है तो आपको ITR 1 फाइल करना है। लेकिन आपका कैपिटल गेन भी है तो उसके इसमें आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2 में भी जा सकते हैं। अगर आपके बिजनेस प्रोफेशन है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आप 3 में भी जा सकते हैं। और अगर कहीं आपको बिजनेस प्रोफेशन 44AD है तो यहां पर भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर रेंट इनकम जो होगी वो सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की आप दिखा पाएंगे ITR 1 के अंदर। ITR 1 में सिर्फ यहां पर रेसिडेंट होने चाहिए, NRI अलाउ नहीं है। ना ही ITR 1 में है ना ही ITR 4 में है। यानी जो NRI है वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं और ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ITR फॉर्म आपको कैसे सिलेक्ट करना है डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। तो अगर आपकी एक ही इनकम है या 2 इनकम है या 3 इनकम, 4 इनकम है, 5 इनकम है, सभी इनकम है, तो उस हिसाब से कौन सा ITR फॉर्म आप पर लगेगा। इनमें से सिर्फ 2 इनकम है या 3 इनकम है तो उसके पास डिसाइड होता है कि ITR 1 लगेगा, ITR 2 लगेगा या ITR 3 या फिर ITR 4 आप पर एप्लीकेबल होगा। आ जाते हैं अब अपने 5th पॉइंट पे। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिन लोगों को एग्जम्पशन मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 194P के तहत अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो रेसिडेंट है, जिसकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है और उसकी सिर्फ पेंशन इनकम है, सेविंग का ब्याज है, FD का ब्याज मिलता है, तो ये सभी जो इनकम है वो एक ही स्पेसिफाइड बैंक में आनी चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आपका ICICI बैंक है तो ICICI बैंक के अंदर आपकी पेंशन इनकम आनी चाहिए, सेविंग खाता है वहां पर तो सेविंग का ब्याज मिलेगा और FD करवाइए तो उसी ICICI बैंक के अंदर आनी चाहिए। अगर आपकी 2 बैंकें हैं HDFC और पेंशन इनकम तो आ रही है आपकी ICICI बैंक के अंदर और FD का ब्याज आ रहा है HDFC बैंक के अंदर, तो उस केस में ये डिडक्शन आपको एग्जम्पशन जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से वो यहां पर नहीं मिलेगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही बैंक होनी चाहिए जो भी आपकी सिलेक्टेड बैंक होगी, तो कोई भी बैंक हो सकती है। इसके अलावा आपको यहां पर सबमिट करना पड़ेगा डिक्लेरेशन 12BBA के अंदर। अब डिक्लेरेशन में आपको क्या क्या देना है, टोटल इनकम देनी है, डिडक्शन देना है जो भी आपने क्लेम किया ओल्ड टैक्स रिजिम में, ATC हो सकता है, ATD, ATTB, ATG, ATE, ATGGC एक्सेट्रा, जितने भी डिडक्शन आपने क्लेम किए हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन मिलते हैं तो उसके एविडेंस आपको देने पड़ सकते हैं। 87A रिबेट भी आपको यहां पर अलाउ किया जाता है। आप चाहते हैं न्यू टैक्स रिजिम में तो न्यू टैक्स रिजिम में भी आप जा सकते हैं। आपका जो बैंक है वो आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा स्लैब रेट बेसिस पर और सरकार को जमा कर दिया जाएगा। अगर ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी नीड नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा 194P के अंदर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से, ITR फाइलिंग से, जो है आपकी ITR 1 जो है, नॉर्मली ITR 1 जो है जिसके अंदर आप अपनी पेंशन इनकम दिखा सकते हैं प्लस आप अपने सेविंग का ब्याज और आपके FD का ब्याज आ सकता है। अगर कोई और ITR फॉर्म आप पे एप्लीकेबल हुआ 2, 3, 4 तो उसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा,
सिर्फ ITR 1 के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो एग्जम्पशन मिल जाता है। ये आ जाते हैं अब अपने 6th पॉइंट पे। तो कितने डिडक्शन आपको अलाउ किए जाते हैं जो भी सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है। नॉर्मली ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको यहाँ पर डिडक्शन अलाउ किए जाते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में 2 या 3 ही डिडक्शन आपको मिलते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में कौन से डिडक्शन मिलते हैं? ATC आपको मिल जाता है 1.5 लाख रुपया अगर आप LIC में निवेश करते हैं, PPF में निवेश करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, होम लोन लेते हैं, तो होम लोन पर आपने जो होम लोन पे जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। ATCCC ध्यान रखिएगा, अगर आप नोटिफाइड पेंशन स्कीम लेते हैं तो 1.5 लाख का फायदा वहां पर भी आपको मिलता है मैक्सिमम। ATCCD1 अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट मिलती है। इन तीनों सेक्शन को मिलाकर ATCCE बनता है जिसमें एग्रीगेट डिडक्शन आपको 1.5 लाख का ही मिलता है। यानी अगर आपने ATC, ATCCC, ATCCD1 में निवेश किया है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख का ही दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ATCCD सबसेक्शन B जिसमें 50,000 का एडिशनल फायदा आपको मिलता है। ATCCD2 यह है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। ओल्ड टैक्स रिजिम में 10% ऑफ सैलरी, न्यू टैक्स रिजिम है तो यहाँ पर 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन आपको मिल जाता है। ATD मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें 25,000, 50,000, 75 और 1 लाख तक का डिडक्शन आपको मिलता है। अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो 25,000 खुद के लिए और फैमिली के लिए। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी ले रहे हैं तो खुद के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए 25,000, तो टोटल आपका 50,000। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए 50,000 यानी टोटल 75,000 रुपये। और अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन है, आप या आपकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है और आपके जो पेरेंट्स है वो भी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 1 लाख का डिडक्शन मिलता है। ATDD में आपको 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। ATDD के अंदर आपको 40,000 अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख का फायदा आपको मिलता है मेडिकल एक्सपेंडिचर पर। ATG की बात करें, डोनेशन की बात करें, अगर आप डोनेशन देते हैं तो कुछ केस में 50% और कुछ केस में आपको 100% भी डिडक्शन अलाउ किया जाता है। ATE की बात करते हैं, अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट 8 साल तक आपका माफ होता है, यानी 8 साल तक 100% आपका इंटरेस्ट जो है उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। ATGGC की बात करें तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं 100% डिडक्शन आपको इसमें मिल जाता है। HRA की बात करें तो एक्चुअल HRA जो आपने रिसीव किया है, या फिर अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी और मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी देखी जाती है। और इसमें जो तीसरा हमारा कैलकुलेशन है रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, इनमें से जो भी कम अमाउंट होगा, लोअर अमाउंट जो भी होगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए का आपको दिया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर रेंट की बात करें तो यहां पर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, जो ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही दिया जाता है। इंटरेस्ट जो भी आप लेट आउट पर देते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी है, होम लोन का ब्याज दे रहे हैं तो उस केस में आपको अनलिमिटेड यानी कितना भी ब्याज आपका माफ हो जाता है, जितना भी ब्याज होता है उतनी छूट आपको डिडक्शन मिल जाती है 24B में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो उस केस में ध्यान रखेगा लिमिट होती है 2 लाख रुपए तक की। न्यू टैक्स रिजिम में ये 2 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी न्यू टैक्स रिजिम लेट आउट है तो अगर ब्याज दे रहे हैं होम लोन का तो उसमें आप कितना भी क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो जितना ब्याज आपका होगा, यहां पर लॉस अगर हुआ तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लॉस आपका अदर हेड ऑफ इनकम के सामने एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम होगी तो ये लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा, ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये कुछ डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं।